Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to my channel IQ Smasher. Today we are going to discuss about ट्रांसडक्शन. आज के हमारे टॉपिक का नाम ट्रांसडक्शन है. फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ट्रांसडक्शन का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, ट्रांसडक्शन हमारे पास ये होता है कि हमने बेसिकली हम पढ़ रहे थे सेक्स और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो हमने 3 तरह के मेथड जो है वो स्टडी किए हैं. थर्ड आज हमने स्टडी करना है ट्रांसडक्शन का. ठीक है, अब ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि हमने पिछले में पढ़ा था कि जो DNA है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है डोनर से रेसिपिएंट सेल में. तो वो कोई भी हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे या कुछ डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे जिनके थ्रू जो है वो DNA को ट्रांसफ़र करता है. ट्रांसडक्शन में वो वाला पार्ट कौन सा होता है जिसके ज़रिए डोनर जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है किसमें, रेसिपिएंट सेल में. किसके ज़रिए वो भेजता है, तो वो बैक्टीरियोफेज के ज़रिए बोर होता है. ठीक है, अगर हम ट्रांसडक्शन इसकी डेफिनेशन लिखें तो हमारे पास क्या होती है इसकी डेफिनेशन, वो देख लेते हैं. हमारे पास ट्रांसडक्शन ट्रांसमिशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट सेल थ्रू थर्ड पार्टी यूजली बैक्टीरियोफेज. यानी कि क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसको ट्रांसफर किया जाता है डोनर से रेसिपिएंट में, किसके ज़रिए, बैक्टीरियोफेज के ज़रिए. अब इसकी डिस्कवरी की तरफ आते हैं. डिस्कवरी में 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास. एक का नाम जिंडर था और दूसरा लेडरबर्ग था. इन्होंने 1952 में जब ये रिसर्च कर रहे थे सेक्सुअल कंजुगेशन का प्रोसेस किस में, साल्मोनेला टाइफीमोरियम में. यानी ये एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफीमोरियम, इसमें ये कंजुगेशन का प्रोसेस जब स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो साल्मोनेला टाइफीमोरियम है ये एक ऐसा बैक्टीरियम है जो कि माउस के अंदर क्या चीज़ काज करता है, टाइफाइड. ठीक है, इसने क्या काज करना है, टाइफाइड माउस के अंदर. अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दोनों म्यूटेंट जो थे हमारे पास, म्यूटेंट जो थे उनको मिक्स करवाया. जब इन्होंने म्यूटेंट को मिक्स करवाया तो ये ऐसे म्यूटेंट थे जब इनको मीडिया पर कल्चर करवाया गया तो ये अनएबल थे, ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे उनको सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, क्यों सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसमें लैकिंग फैक्टर्स जो हैं, जो ऐसे एसेंशियल फैक्टर्स थे जिन्होंने क्या करना था, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को करना था, वो इसमें एब्सेंट थे. ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ, जब इन्होंने ये भी देख लिया कि फैक्टर मौजूद नहीं है जिन्होंने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बनाना है, लेकिन जो इन्होंने रिकम्बिनेंट उसमें से आइसोलेट किया था वो रिकम्बिनेंट इस काबिल था कि वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सिंथेसाइज कर पा रहा था. यानी अब इस प्रोसेस से क्या हुआ कि हमारे पास जो कंजुगेशन का, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि इससे क्या हुआ कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है. इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इससे क्या हुआ कि फैक्टर तो लैक है लेकिन फिर भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो थे वो सिंथेसाइज हो चुके थे. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक चीज़ है जिससे क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है, इसलिए इन्होंने सजेस्ट किया था कि यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, किसके प्रोसेस के थ्रू, कंजुगेशन के प्रोसेस के थ्रू, जो कि हमने स्टडी किया था. ठीक है, बाद में इन दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम देते हैं यू ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्यूब का प्रोसेस हो रहा था. ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इसलिए इन्होंने कहा कि ये यू ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अब यू ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या चीज़ स्टडी की, इन्होंने कहा जो न्यूट्रिशनल म्यूटेंट एक ट्यूब ली. ठीक है, ट्यूब की हर आर्म में इन्होंने न्यूट्रिशनल म्यूटेंट को रख दिया. ठीक है, न्यूट्रिशनल म्यूटेंट ऐसे म्यूटेंट थे जिनके पास तमाम वो अमाइनो एसिड, तमाम वो विटामिन थे जो इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे और वो उनके पास थे, जिससे वह एसेंशियल न्यूट्रिएंट को सिंथेसाइज कर पा रहे थे. अब इन्होंने ट्यूब की आर्म में वो रख दिए न्यूट्रिशनल म्यूटेंट. उसके बाद इन्होंने सेपरेट कर दिया इस ट्यूब, इन दोनों न्यूट्रिशनल म्यूटेंट को सेपरेट कर दिया किस चीज़ से, फाइन ग्लास फिल्टर से. एक फ़िल्टर लगा दिया. एक फिल्टर है कि इसने बैक्टीरिया को एक दूसरे के करीब नहीं आने देना, यानी उनको सेपरेट रखना है. ठीक है, यानी फ़िल्टर एक्ट कर रहा था एज अ बैरियर, किसके लिए, कि बैक्टीरिया एक दूसरे को पास ना कर सकें. ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने बाद में जो रिकम्बिनेंट फ़ाउंड किया था, इन्होंने रिकम्बिनेंट फ़ाउंड किया तो उससे क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि कंजुगेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पे रूल्ड आउट हो गया. क्यों रूल्ड आउट हो गया था, हमने कहा था वहाँ पर तो कंजुगेशन ट्यूब थी जिसके ज़रिए जो है इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया है. लेकिन ये जो ट्रांसडक्शन का हम प्रोसेस कर रहे हैं, हमने तो सेंटर में फ़िल्टर लगाया. फ़िल्टर एज अ बैरियर के तौर पर एक्ट कर रहा था जो कि बैक्टीरिया को पास आउट नहीं होने दे रहा था. लेकिन इससे क्या हुआ कि इससे कंजुगेशन का प्रोसेस रूल्ड आउट हो गया. ठीक, यहाँ पर कोई कंजुगेशन ट्यूब या कोई भी ऐसा फिजिकल फैक्टर नहीं है जो कि ज़रिया बने जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने का. ने क्या किया, जिंडर और लेडरबर्ग ने सजेस्ट किया
कि अगर चाहे कोई यहाँ पर फिजिकल कंटेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ फिल्टरेबल एजेंट होते हैं। ये फिल्टरेबल एजेंट का क्या फंक्शन होता है कि ये इस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर सकें। ठीक, जब ये एजेंट्स होते हैं, ये एजेंट इनमें इतनी ताकत होती है कि इनको डीएनए के ज़रिए भी, डीएनए एंजाइम जो हमारे पास होता है उसके ज़रिए भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। अब ये डीएनए एंजाइम हमारे पास कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। जहाँ पर भी लास्ट में ASE आ जाए, ये कोड होता है, इसका मतलब है ये हमारे पास एंजाइम है। ठीक, तो ये एजेंट जो फिल्टरेबल एजेंट थे, जिन्होंने क्या किया कि एक्सचेंज किया जेनेटिक मटेरियल को, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि ये डीएनए एंजाइम जो इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। जब वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते तो इससे इन्होंने कहा था कि यहाँ पर हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस भी नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हो चीज़ नहीं हुई, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं हुआ। बाद में इन्होंने जल्द ये तलाश कर लिया था, तो यहाँ पर अगर चाहे कि कंजुगेशन ट्यूब भी ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि कुछ इन्होंने चीज़ तलाश की जो कि हमने कहा था थर्ड पार्टी है हमारे पास। तो वो क्या चीज़ थी? बैक्टीरियोफेज वायरस था, या फिर फेज वायरस कहते हैं, या फिर बैक्टीरियोफेज जिसे कहते हैं। ये वायरस, फेज वायरस ऐसा वायरस था या ऐसा एजेंट था जिसके ज़रिए क्या हुआ कि दोनों ने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दिया, जिससे हमारे पास क्या हुई कि एक रिकम्बिनेंट बन गया। बाद में यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस में ऑब्जर्व किया? ई कोलाई बैक्टीरिया में किया था। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म हम देख लेते हैं कि बेसिकली मैकेनिज़्म इसमें क्या होता है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जब इन्होंने मैकेनिज़्म सारा देखा तो इन्होंने ये देखा कि जब बैक्टीरियम होता है हमारे पास, यानी इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है कि जो फेज हमारे पास होता है, फेज क्या है? बैक्टीरियोफेज। जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया सेल के साथ अटैच होता है, जब वो अटैच होता है तो वो क्या चीज़ इंजेक्ट करता है? अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है सेल के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं एक डायग्राम दिखा लेती हूँ, उसके ज़रिए आपको जल्दी जो है वो समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें, इन्फेक्शन को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल यहाँ पर हमारे पास फेज है, फेज या फिर बैक्टीरियोफेज। जैसे ही असेंबली होनी है, इन दोनों की असेंबली होगी, यानी बैक्टीरिया सेल और फेज की, तो क्या होगा कि फेज वायरस जो होगा ये अपना जेनेटिक मटेरियल किस में इंजेक्ट करवाएगा? बैक्टीरिया सेल के अंदर इंजेक्ट करवाएगा। जब उसने अपना बैक्टीरिया सेल के अंदर इंजेक्ट करवा देना है, यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस देख लें। यहाँ पर अपना वायरस ने क्या किया है? वायरस, बैक्टीरियोफेज हमारे पास एक वायरस था, अपना जो क्रोमेटिन मटेरियल था या डीएनए था उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया बैक्टीरिया सेल के अंदर। अब बैक्टीरिया सेल के पास अपना भी क्या चीज़ थी? क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि इससे दो तरह के साइकिल बनेंगे, एक होगा लिटिक साइकिल और एक होता है लाइसोजेनी साइकिल। लिटिक साइकिल में क्या होगा कि ये जो जैसे ही वायरल डीएनए ने इंजेक्ट किया बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी। ठीक, जब ये क्या करेगा? रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा, तो हमारे पास क्या होगा? वायरल ने बैक्टीरिया सेल के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। उसने कंट्रोल कर लिया और साथ में अपना क्या, अपनी कैप भी डेवलप कर ली और अपना हेड भी डेवलप कर लिया। यहाँ पर देखें, इसने अपना मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी डेवलप कर लिया और अपना जो एक हेड होता है, इसने अपना बैक्टीरियोफेज ने अपना हेड भी जो है वो डेवलप कर लिया। इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास लिटिक साइकिल है। अब लाइसोजेनी में थोड़ा प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या किया है? जैसे ही वायरल डीएनए यहाँ पर एंटर हुआ, इसने क्या किया कि बैक्टीरिया, ये पार्ट बन गया किसका? बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। इसने क्या किया? एसोसिएशन बना ली बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, ये मिल गया। ठीक है, ये इस दोनों के साथ मिलेगा तो इसने क्या करना है कि दोनों ही, अब यहाँ पर जो होगा ना लाइसोजेनी में, जो वायरस होगा वो कंप्लीट कंट्रोल कर लेगा, सेल के प्रोसेस को कंप्लीट कंट्रोल कर लेगा। ठीक, यहाँ पर सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? वायरल डीएनए परफॉर्म करेगा। इसने यहाँ पर आकर वायरल प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देनी है। आगे जो इसने दो पैटर्न बनाएंगे, एक होगा स्पेशलाइज ट्रांसक्रिप्शन होगी और एक होती है जर्नलाइज ट्रांसक्रिप्शन, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो कि ये वाला प्रोसीजर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं कि बेसिकली इसमें मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें हमने जो है ऑब्जर्व की हैं। यहाँ पर देखें कि इन्फेक्शन के दौरान क्या हुआ कि जब फेज अटैच हो गया बैक्टीरिया सेल के अंदर, जब वो बैक्टीरिया सेल के साथ अटैच हुआ तो उसने सबसे पहला काम क्या किया कि उसने अपना डीएनए जो है वो इंजेक्ट करवा दिया सेल के अंदर। जैसे ही वायरल डीएनए एंटर हो गया बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो उसने क्या किया कि वायरल प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दी। ठीक, जब वो वायरल प्रोटीन बनाएगा तब क्या होगा? हमारे पास एक न्यू फेज पार्टिकल जो है वो डेवलप हो जाएगा सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर एक न्यू फेज पार्टिकल बन जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो सेल वॉल होगी ना बैक्टीरिया सेल, वो ब्रस्ट करना स्टार्ट कर देगी, फट जाएगी। ठीक है, वो ब्रस्ट करेगी तो जो फेज होगा, जो नई फेज बने थे, उन्होंने क्या
क्या करना है, रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। जब वो रिलीज होंगे तो इससे हमारे पास कौन सा साइकिल बनेगा, लिटिक साइकिल बनेगा हमारे पास। यहाँ पर लाइसोजेनिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं। हमने कहा था जैसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरल डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है तो वो क्या कर देता है, पार्ट बन जाता है बैक्टीरियल के क्रोमोसोम का, ठीक है। जब वो बैक्टीरियल के क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, टेम्परेट वायरस। इसको हम बोलेंगे टेम्परेट वायरस। टेम्परेट वायरस इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसने बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ अपना पार्ट बना लिया अपने डीएनए का, ठीक है। वो जो रिकम्बिनेंट डीएनए अब हमारे पास बन गया उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोफेज। रिकम्बिनेंट डीएनए यानी बैक्टीरियल का भी डीएनए और वायरल डीएनए भी है। तो जो अब दो डिफरेंट सोर्स से डीएनए आए तो वो हम बोलते हैं कि हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए, और इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास प्रोफेज है, ठीक है। बैक्टीरियम को हम बोलेंगे लाइसोजेनिक बैक्टीरियम, ठीक है, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। अब वहाँ पर जाकर क्या करेगा कि जो वायरल डीएनए होगा हमारे पास उसने रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। किसके साथ रेप्लिकेट करेगा, ऑब्वियसली जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम ने रेप्लिकेट करना है तो वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। कुछ कंडीशन इससे दी जाएंगी जिसके अंडर ये काम कर रहा होगा। यहाँ पर जब जैसे ही इन्होंने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी, बैक्टीरियल की सेल वॉल जो है वो ब्रस्ट करेगी तो हमारे पास प्रोफेज जो बनेगा वो रिलीज़ होगा, ठीक है। डीएनए बना था जिसे हमने प्रोफेज बोला था वो इससे रिलीज़ हो जाएगा। अब ये प्रोफेज जब दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो इसके पास, आपको पता है यहाँ पर पहले इसके पास क्या था कि बैक्टीरियल डीएनए था। ये किसका पार्ट बना था, बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बना था ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, प्रोफेज के पास ऑब्वियसली बैक्टीरियल का डीएनए भी होगा, इसने ट्रांसफ़र कर देना है रेसिपिएंट के बैक्टीरियल डीएनए के पास। जब ये रेसिपिएंट के डीएनए के पास ट्रांसफ़र करेगा तो अब हमारे पास एक रिकम्बिनेंट बन गया, इसलिए अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो फेज है, फेज वायरस है, उसने एक्ट किया है किसकी तरफ, वेक्टर की तरह, ठीक, एक वेक्टर की तरफ एक्ट किया है जिससे उसने ट्रांसफ़र किया क्या है, बैक्टीरियल डीएनए को डोनर से रेसिपिएंट सेल में। इसके मैकेनिज्म में हमने दो साइकिल जो है वो स्टडी किए हैं, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल में क्या होता था कि बैक्टीरियल के जैसे ही एंटर हुआ वायरस बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर हुआ तो उसने क्या किया, अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन लाइसोजेनिक में क्या हुआ कि लाइसोजेनिक साइकिल में उसने पूरा कंट्रोल कर लिया किसके ऊपर, बैक्टीरियल के डीएनए के ऊपर, और अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, प्रोफेज डेवलप कर लिया। तो ये हमारे पास लाइसोजेनिक था। अब इसके पैटर्न स्टडी करते हैं। दो तरह के पैटर्न होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, एक होते हैं जनरलाइज और एक होता है स्पेशलाइज। अब जनरलाइज में हमने ये बात की थी कि अगर तमाम बैक्टीरियल डीएनए के तमाम फ्रेगमेंट को चांस मिल जाए कि वो एंटर हो जाए ट्रांसड्यूसिंग फेज में, ट्रांसड्यूसिंग फेज में अगर वो एंटर हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे कि जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन है, यानी स्पेशलाइज नहीं है, जनरलाइज है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका प्रोसेस देखते हैं कि ये होता कैसे है, जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है हमारे पास। सबसे पहले क्या था कि वायरल एंजाइम थे, वायरल एंजाइम यानी वायरस के एंजाइम, जो बैक्टीरियोफेज के एंजाइम, ठीक है। क्या किया कि बैक्टीरियल का जो क्रोमोसोम था उसको हाइड्रोलाइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो हाइड्रोलाइज होंगे तो हमारे पास जो क्रोमोसोम था उसके पीसेस बन जाएंगे, ठीक। पीसेस में कोई भी एक पार्ट जो है, क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है वो इनको इनकारपोरेट कर दिया जाएगा फेज हेड में। फेज हेड में ये कब इनकारपोरेट होगा, जैसे ही फेज जिसके साथ अटैच होना स्टार्ट करेगा, के साथ बैक्टीरिया सेल के साथ जैसे ही फेज अटैच होगा तो कोई भी एक पार्ट जो है क्रोमोसोम का इसके फेज के हेड में चला जाएगा, और ये क्या होगा, यहाँ पर जाकर वायरल डीएनए की लार्ज पॉपुलेशन बन जाएगी। यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन कौन सी पॉपुलेशन बनेगी, जो कि ट्रांसड्यूस फेज होंगे, यानी डिफरेंट फेज होंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि जो पार्ट होगा क्रोमोसोम का वो फेज हेड के अंदर होगा। तो ये सबसे ज़्यादा किसकी प्रोपोर्शन होगी, पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा होगी, वो उसकी ज़्यादा होगी जो कि हम ट्रांसड्यूस फेज की बात कर रहे हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन हुई है वहाँ पे। स्मॉल पॉपुलेशन किसकी होगी, हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो फेज की होगी। क्यों फेज की होगी, क्योंकि इसमें खाली जो बैक्टीरियल डीएनए होगा वो होगा फेज के अंदर। अब यहाँ पर ये जब ये एबनॉर्मल हमारे पास ट्रांसड्यूस फेज है, ये दूसरे बैक्टीरियम को अगर इन्फेक्ट करेगा तो इसने क्या करना है कि डोनर डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर देगा रेसिपिएंट सेल में। तो इस तरह की जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो हमारे पास होगी जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें तमाम पार्ट्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे, यानी उसकी लार्ज पॉपुलेशन जो है वो डेवलप हो जाएगी, जिसमें रिकम्बिनेंट होगा हमारे पास। अब स्पेशलाइज में क्या है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि स्पेशलाइज होगी, तो मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्टेड जीन यहाँ पे होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखें कि टेम्परेट फेज हमने बोला था, जो टेम्परेट फेज होगा ये क्या चीज़ ट्रांसफ़र करेगा, कुछ रिस्ट्रिक्टेड जीन्स होंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के, ठीक है। इस तरह अटैच हो जाना है प्रोफेज के साथ, जो कि एक एडजस्टेंट पोजीशन पे हो जाएंगे, यानी सिमिलर जीन्स होंगे या एक दूसरे के
होमोलोगस चेंज, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं कि एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। इन्होंने एडजेसेंट पोजीशन पे आकर अटैच हो जाएंगे, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन हुई है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन हुई है? क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड जीन्स जो थे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के वो यूज़ हुए हैं, रिस्ट्रिक्टेड जीन्स हुए हैं, जिसकी वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन है। ठीक, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होता है कि जब बैक्टीरियोफेज का जीनोम, यहाँ पर क्या होता है कि जब बैक्टीरियोफेज का जीनोम जो होता है, जो कि बैक्टीरियोफेज का जीनोम जैसे ही वो इंटीग्रेट किया जाता है तो वो एक्ट करता है एज अ प्रोफेज। जब वो प्रोफेज के तौर पर एक्ट करेगा, दोबारा वो क्या रिलीज किया जाएगा। ठीक, जब वो फ्री होगा इंडक्शन के लिए तो उसको क्या किया जाएगा, उसको फेज हेड में लिया जाएगा। फेज हेड क्या हमारे पास है, ये स्मॉल एडजेसेंट पीस होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का। फेज हेड हमारे पास क्या है कि स्मॉल एडजेसेंट पीस ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये प्रोफेज इन्फेक्ट करेगा दूसरे सेल के पास, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास क्या होगा कि बैक्टीरियल जीन्स के तमाम ग्रुप इसके पास होंगे। बैक्टीरियल जीन है ना, उसके ग्रुप इसके पास होंगे अब जो इसका पार्ट बन चुके हैं। बैक्टीरियल के जीन जो होंगे ये इस फेज के पास होंगे जो अब इसका पार्ट बन चुके हैं। ये जीन अब क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर देंगे होमोलोगस डीएनए, इन्फेक्टेड सेल के होमोलोगस डीएनए के साथ, जिस पर आकर अटैच किया था ना फेज ने, प्रोफेज ने अटैच किया था, अब उसका ये पार्ट बन चुके हैं। तो इसको हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन बोलते हैं, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्टेड जीन्स थे, इन्होंने पार्ट प्ले किया है किस में, ट्रांसडक्शन में। तो ये जो बाद में जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है इसको स्टडी किया गया फेज लैम्डा में, फेज लैम्डा ऑफ इक्वलाई। तो ये हमारा था आज का ट्रांसडक्शन का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो या लेक्चर की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।